डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRGCHOD इलेक्ट्रिकल पर एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। तो मैं रोहिताज सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वी हैव फिनिश्ड। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं द न्यू टॉपिक इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड दिस इज लेक्चर नंबर 17। सो डियर स्टूडेंट, आपने जैसे कि देखा कि जनरली अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अवेलेबल है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, सो थ्री फेज ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्री फेज सप्लाई सिस्टम की, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर आज ये इंट्रोडक्शन है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। सो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज सिस्टम की दैट आर इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी क्लियर बिफोर अंडरस्टैंडिंग द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में आज हम देखेंगे कि सबसे पहले जरूरत क्या होती है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। तो व्हाट इज द नीड ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। To discuss it, we will discuss the advantage of three phase system। कि एक हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम होता है, एक हमारे पास, उसके बाद हम गए किसकी तरफ, थ्री फेज सिस्टम की तरफ। उसके बाद भी हम यूज करते हैं सिक्स फेज सिस्टम, 12 फेज सिस्टम। बट जनरली इन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी प्रीफर थ्री फेज सिस्टम ड्यू टू सम एडवांटेजेस। सो लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। So first advantage you can see here, this is the cost of three phase system is less to transmit the same amount of power। So यहाँ पर इसको हमें समझना होगा कि जो हमारा थ्री फेज सिस्टम होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, आपकी सिंगल फेज सिस्टम से कम होती है अगर हमें सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करना है। देखिएगा कैसे। मान लेते हैं हमारे पास एक पावर है 60 मेगावाट की। कितनी पावर है हमारे पास? 60 मेगावाट की। सपोज इस पावर को हमें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सिंगल फेज सिस्टम का यूज करते हैं या हम थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस 60 मेगावाट को हम सिंगल फेज सिस्टम की हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं, तो मान लिया हमारे पास ये एक सिंगल फेज सिस्टम है, लेकिन सिंगल फेज सिस्टम में आपको पता है एक आपका फेज होता है और एक आपका न्यूट्रल होता है। सपोज दिस इज आर फेज एंड दिस इज न्यूट्रल न्यूट्रल। सो सपोज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस सिंगल फेज सिस्टम इज टू ट्रांसमिट ओनली 20 मेगावाट। सपोज ये कितनी कर रहा है? 20 मेगावाट ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो जब ये 20 मेगावाट ट्रांसमिट कर रहा है तो एक सिस्टम हमें और चाहिए, जो क्या होगा आपका सिंगल फेज होगा। तो ये दूसरा सिस्टम हो गया, ये भी कितनी ट्रांसमिट करेगा आपका? 20 मेगावाट ट्रांसमिट करेगा। अभी हमारे पास कितनी हुई? 20 + 20 अभी हुई हमारे पास 40 मेगावाट, जबकि हमें ट्रांसमिट कितनी करनी है? 60 मेगावाट। तो एक सिस्टम की और हमें जरूरत पड़ेगी। सपोज ये कितनी कर रहा है? 20 मेगावाट। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हो कि 60 मेगावाट को ट्रांसमिट करने के लिए हमें कितने कंडक्टर्स की जरूरत पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ रही है। जबकि अगर इस 60 मेगावाट को मैं एक थ्री फेज सिस्टम की हेल्प से ट्रांसमिट करता हूं, तो हम यूज कर सकते हैं थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम लाइक दैट। Okay, so just you can see here, in case of three phase system, we can directly transmit 60 megawatt। आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर हमें 60 मेगावाट पावर ट्रांसमिट करनी थी, अगर हम सिंगल फेज सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स की कितनी जरूरत है? 6 कंडक्टर की जरूरत है। जबकि अगर हम थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं तो कितने कंडक्टर की जरूरत है? केवल 3 कंडक्टर की जरूरत है, क्योंकि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम कैन बी यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो इसलिए सेम अमाउंट को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो थ्री फेज सिस्टम की रिड्यूस हो जाती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द थ्री फेज सप्लाई मेक्स द मोटर सेल्फ स्टार्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा है
कि जो थ्री फेज सप्लाई होती है दैट प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जबकि सिंगल फेज सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हमारी थ्री फेज मोटर्स क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्ट होती हैं, जबकि सिंगल फेज मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सो थ्री फेज सप्लाई से हम क्या कर सकते हैं, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज यू कैन सी दैट वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर इन थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग आपको पता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द टोटल परसेंटेज ड्रॉप इन ए सिस्टम। इसका मतलब कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, कम होगा इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, दिस इज थ्री फेज मशीन प्रोवाइड्स द मोर आउटपुट फॉर सेम साइज। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मान लिया एक हमारे पास कोई मशीन है, सपोज 10 किलोवाट की सिंगल फेज मशीन, और एक मशीन अगर हम बनाते हैं 10 किलोवाट की ही थ्री फेज में अगर हम बनाते हैं, तो थ्री फेज मशीन क्या होगी, लगभग 1.5 टाइम्स आउटपुट आपको ज्यादा देगी इन कंपैरिजन टू सिंगल फेज मशीन, ठीक है। सो द आउटपुट ऑफ ए थ्री फेज मशीन इज मोर देन सिंगल फेज मशीन ऑफ सेम साइज। अगर सेम साइज की आप सिंगल फेज में बना रहे हैं, एक थ्री फेज में बना रहे हैं, तो थ्री फेज वाली मशीन आपको ज्यादा आउटपुट देगी, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज इज थ्री फेज मोटर्स प्रोवाइड मोर टॉर्क, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है दैट इज मोर इन केस ऑफ थ्री फेज मोटर एंड इट इज लेस इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर ऑफ सेम साइज। अगर सेम साइज की दो मोटर हैं आपके पास, एक आपके पास थ्री फेज मोटर है और एक आपके पास सिंगल फेज मोटर है, तो थ्री फेज मोटर विल डेवलप मोर टॉर्क इन कंपैरिजन टू सिंगल फेज मोटर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज थ्री फेज मशीन्स प्रोड्यूस लेस वाइब्रेशन। देखिएगा जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होते हैं और कोर होती है, कोई भी मशीन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, उसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग किस पर करते हैं, कोर पर करते हैं। तो कोर हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एसोसिएट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं थ्री फेज सिस्टम या थ्री फेज मशीन में हमारे कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल फेज मशीन। ओके, सो ये एडवांटेज है, दीज आर द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम, जिसकी वजह से इन मॉडर्न डेज और दीज डेज आजकल हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जनरेशन होता है वो भी थ्री फेज में होता है, और जो भी हमारा ट्रांसमिशन होता है वो भी हमारा थ्री फेज में होता है। और ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी किस में करते हैं, हम थ्री फेज में करते हैं। इसीलिए इन एडवांटेज की वजह से जब हमारा ट्रांसमिशन और जनरेशन किस में हो रहा है, थ्री फेज सिस्टम में हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो हम यूज नहीं कर सकते हैं वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। इसीलिए वहां पर जो ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी वो भी किस ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, ठीक है। सो इन एडवांटेज की वजह से हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ओके, so we can write here, these days due to these advantages, these advantages these days the generation and transmission of electrical power is done in three phase system. Okay, therefore three phase transformer is required. Three phase transformer is required to step up or step down the three phase voltages.
in this system. So ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक्स देखेंगे, ठीक है, बेसिक्स क्या क्या होते हैं थ्री फेज सिस्टम के। उसके बाद हम देखेंगे कि थ्री फेज सिस्टम में जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, उसका हम कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम। ओके, बेसिक्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम। बेसिक्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम। एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स, बिकॉज अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम थ्री फेज के क्या क्या बेसिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस सप्लाई क्या होती है, बैलेंस्ड सप्लाई। तो सबको पता होना चाहिए बैलेंस सप्लाई हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो थ्री फेज बैलेंस सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा जो हमारे तीन वोल्टेज होते हैं, दैट इज V1 इज इक्वल टू दिस इज Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। दूसरा वोल्टेज होता है V2 इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और तीसरा वोल्टेज V3 इज इक्वल टू होता है Vm sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, और we can write it Vm sin omega t plus 120 degree. It means you can see here, अगर तीनों वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, Vm is nothing but it is the amplitude, the maximum value of an alternating quantity is called as amplitude. So you can see here we have three voltages V1, V2 and V3, and the amplitude of three voltage is same, and the phase displacement between respective voltage is of 120 degree. So हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन वोल्टेज है, सपोज दिस इज वोल्टेज V1 and this is voltage suppose V2 and this voltage is suppose V3, like that we have three voltages and the amplitude of these voltages is same, that is V1 is equal to Vm, V2 is equal to Vm and V3 is equal to Vm, and there is a phase displacement of 120 degree between these, that is V2 क्या कर रहा है, V1 से लैग करना चाहिए, कितना लैग करना चाहिए, 120 डिग्री। सिमिलरली V1 से V3 लैग करना चाहिए कितना, 240 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि V2 से कितना लैग करना चाहिए, 120 डिग्री, और V1 से कितना लीड करना चाहिए, 120 डिग्री। ओके, सो यू कैन सी हियर V3, अगर V1 को हम रेफरेंस लेते हैं तो V2 क्या कर रहा है, 120 डिग्री लैग कर रहा, फेजर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब लैग कर रहा है कितना, 120 डिग्री, और V3 क्या कर रहा है, V1 से देखिएगा 120 प्लस 120 दैट इज 240 डिग्री लैग कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि V3 किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है, 120 डिग्री। कोई भी फेजर जब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है लाइक दैट, तो वो क्या करेगा, आपका लीड करेगा। सो इसको हम लिख सकते हैं Vm sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। सो इस तरह की सप्लाई जिसमें तीनों वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या हो, आपका सेम हो, और तीनों में कितना फेज डिस्प्लेसमेंट हो, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो, उस तरह की सप्लाई को हम बोलते हैं थ्री फेज बैलेंस सप्लाई। ओके, सो दिस इज थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई। सो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि थ्री फेज बैलेंस सप्लाई क्या होती है, और अगर आपके पास थ्री फेज बैलेंस सप्लाई है तो हमेशा ध्यान रखिएगा तीनों वोल्टेज का जो फेजर सम होगा आपका वो 0 होगा, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास बैलेंस सप्लाई के वोल्टेज है 3, दैट इज V1, V2 और V3, तो तीनों का जो फेजर सम होगा वो कैसा होगा आपका, दैट विल बी 0, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम द कंसेप्ट ऑफ थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम। देखिएगा थ्री फेज में हम जो सिस्टम्स यूज करते हैं वो दो तरह के सिस्टम यूज करते हैं।
एक तो होता है हमारा थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, और दूसरा हमारा होता है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, फोर वायर सिस्टम। ओके, सो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम क्या होता है और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम क्या होता है। अगर थ्री फेज सिस्टम में हम थ्री वायर यूज करते हैं लाइक दैट, दीज आर द थ्री वायर्स, दिस इज ये वायर किसको शो कर रहा है, आर फेज, ये शो कर रहा है बाई फेज को, और ये किसको कर रहा है, बी फेज को। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। ओके, अगर तीन वायर यूज कर रहे हैं किसी थ्री फेज सिस्टम में तो उसको हम बोलते हैं थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। और जनरली इस सिस्टम को कहां यूज करते हैं, ट्रांसमिशन में। दिस सिस्टम इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, अब हम बात करते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास थ्री फेज होते हैं एंड फोर वायर होते हैं। वायर कितने होंगे, अब आपके पास चार होंगे। तो तीन फेज हैं, दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज, दिस इज बी फेज, एंड फोर्थ वायर इज द न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। जनरली ये जो सिस्टम हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर हमें इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था ये पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ थ्री फेज सिस्टम। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम क्या होता है और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की। ठीक है, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। ठीक है, तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज क्या होते हैं और फेज वोल्टेज क्या होते हैं। इसके लिए मान लिया हमने लिया एक सिस्टम हमारे पास, दिस इज थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, लाइक दैट वी हैव थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। दिस यहां पर सपोज हमारे पास फेज है, दिस इज आर फेज, दिस इज बाई फेज, एंड दिस इज बी फेज, एंड सपोज फोर्थ वायर इज न्यूट्रल वायर। देखिएगा किन्हीं दो लाइन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई, दैट इज वी आर वाई। इसी को हम क्या लिखते हैं, लाइन वोल्टेज। ओके, और हमेशा जब भी हम थ्री फेज पढ़ते हैं ये कंसीडर करके चलते हैं कि सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम है हमारा बैलेंस सिस्टम। और अगर हमारा बैलेंस सिस्टम है तो तीनों लाइन वोल्टेज और तीनों फेज वोल्टेज हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब लाइन वोल्टेज तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और तीनों फेज वोल्टेज भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बाई एंड बी, दिस इज वी बाई बी। इसी को भी क्या बोलते हैं हम, लाइन वोल्टेज। सिमिलरली हम लिख सकते हैं किस किस के बीच, सॉरी दिस इज वोल्टेज बिटवीन बी एंड आर, सो इट इज कॉल्ड एज बी बी आर इज इक्वल टू वी आर। अब देखिएगा कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने यहाँ पर आर और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो इसको आर बी क्यों नहीं लिखा। नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक सीक्वेंस फॉलो करनी होती है जिसको हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पर जो हमारी फेज सीक्वेंस है देखिएगा इस तरह से लेते हैं। सपोज ये आर फेज है, ये हमारे पास वाई फेज है, और ये हमारे पास बी फेज है। तो पहले हम चलेंगे आर से वाई की तरफ, तो हमारे पास वोल्टेज आया वी आर वाई। फिर वाई से किधर चलेंगे, बी की तरफ, तो वोल्टेज आएगा वी वाई बी। उसके बाद बी से कहां पर चलेंगे हम, आर फेज पर, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फेजर रोटेशन। ओके, सो दिस लाइन वोल्टेज विल बी वी बी आर, दैट इज इक्वल टू वी एल। तो किन्हीं दो लाइन के बीच जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फेज वोल्टेज क्या होता है, अगर फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो सपोज दोबारा इसको अगेन यहां पर ड्रा कर लेते हैं। दिस इज थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, लाइक दैट दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी, एंड दिस इज न्यूट्रल पॉइंट।
ठीक है। तो जो फेज वोल्टेज हमारा होता है किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच, देखिएगा सिंगल फेज में आपने देखा होगा, सिंगल फेज के केस में आपका सिंगल फेज का मतलब एक ही फेज के आपको वोल्टेज मिल रहे हैं, उसमें आपने दो वायर देखते हैं हमेशा, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। सो ये वोल्टेज किसका हुआ, आपका आर फेज का हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में। और न्यूट्रल पर पोटेंशियल हमेशा क्या मानते हैं, हम जीरो मानते हैं। सो इसको हम कहेंगे फेज वोल्टेज, किस फेज का, आर फेज का। सिमिलरली बाई फेज और न्यूट्रल के बीच हम देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं बाई फेज का पोटेंशियल, और इसी को हम बोलते हैं फेज वोल्टेज वीपी। सिमिलरली बी और एन के बीच आप देख सकते हो, दिस इज बी बी एन, और इसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज वीपी। तीनों फेज वोल्टेज हमने क्या माने हैं, इक्वल माने हैं, क्योंकि हम कैसा सिस्टम मान के चल रहे हैं, बैलेंस सिस्टम। ओके, तो कीप इन माइंड whenever we have to define the line voltage, the voltage or potential difference between any two line, and phase voltage is what, the potential difference between any line and the neutral point. Okay, now next we will see the connection in three phase system. The connection in three phase system. So connection in थ्री फेज सिस्टम। तो आपको पता है कि अगर आपके पास दो कॉइल होती हैं, ठीक है, सिंगल फेज में क्या होगी, आपके पास दो कॉइल होंगी, और दो कॉइल को आप क्या करोगे, अगर सिंगल फेज में आपको कनेक्शन करना है तो देयर आर टू कनेक्शंस जो हम करते हैं सिंगल फेज में। एक आपके पास होता है सीरीज कनेक्शन और एक आपके पास होता है पैरेलल कनेक्शन। मतलब जो सिंगल फेज लोड्स होते हैं दे आर आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ओके, तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कनेक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगल फेज में तो क्या करते हैं हम, लोड्स को या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो थ्री फेज में अगर हमें कनेक्शन करने हैं तो दो तरह के हमारे कनेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, स्टार कनेक्शन की। मीन्स जो लोड होगा हमारा दैट विल बी कनेक्टेड इन स्टार, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टार कनेक्शन में हम किस तरह से पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं और डेल्टा में कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि केवल वो जो सिंपल कन्वीनियंट स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता है केवल उनको बनाना जानते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मर में कनेक्शन करने हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। सो यू शुड बी एबल टू कनेक्ट थ्री सिंगल कॉइल्स इन आइदर स्टार और डेल्टा। देखिएगा अगर हमारे पास मान लिया दो ये कॉइल हैं, अगर मैं कहूं सपोज दीज आर द थ्री कॉइल्स लाइक दैट, सपोज दिस इज स्टार्टिंग एंड एंड दिस इज फिनिशिंग एंड, this is A1 and A2. Second coil is like that, suppose this is starting end B1 and this is finishing end B2. Similarly the third coil is like that, this is C1 and this is C2. ओके, अगर आपके पास ये तीन कॉइल हैं और आपसे कहा जाए कि इनको स्टार में कनेक्ट करिएगा, तो हमेशा अगर आपको स्टार में कनेक्शन करना है तीन कॉइल्स का तो सिमिलर एंड्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलर एंड्स का मतलब या तो A1 B1 C1 को आपस में कनेक्ट करेंगे या A2 B2 और C2 को आपस में कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि A1 को B2 से कनेक्ट कर दिया, B1 को C2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम स्टार कनेक्शन बनाते हैं सिमिलर एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर लाइक दैट। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज द स्टार कनेक्शन, ठीक है। और कन्वीनियंट फॉर्म जो होती है स्टार कनेक्शन की हमारी दैट इज लाइक दैट। जनरली जो आप लोग यूज करते हो दैट इज द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ स्टार कनेक्शन, ठीक है। सो सपोज दिस इज द स्टार कनेक्शन लाइक दैट, दिस इज स्टार कनेक्शन हियर। सपोज दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज, ओके। एंड दिस इज सपोज न्यूट्रल पॉइंट, this is neutral point. So you know the potential difference between R and Y is what, this is line voltage, and potential difference between R and neutral point, this is the phase voltage. Phase voltage is nothing but it is the voltage across the each coil of the load. So आप देख सकते हैं इस कॉइल के और इस कॉइल के बीच जो across जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलते हैं हम, फेज वोल्टेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लाइन वोल्टेज है वही क्या है, हमारा फेज वोल्टेज। सो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन राइट डाउन दैट
लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू दिस इज फेज वोल्टेज. ओके, कीप इन माइंड that is VL is equal to VP. This is relation between line voltage and phase voltage. Sorry, this is line voltage is equal to under root 3 times of phase voltage. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली. यहाँ पर ये जो Vp है ये किस किस के बीच है, आर के और न्यूट्रल के बीच है, जबकि जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो किसके बीच है, आर के और बाई के बीच है. सो लाइन वोल्टेज विल बी रूट 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, यानी VL इज इक्वल टू कितना होगा, रूट 3 Vp. ओके, बट अगर हम करंट की बात करते हैं, देखिएगा जो लाइन से करंट फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लाइन करंट बोलते हैं, और जो हमारी वाइंडिंग से करंट फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम फेज करंट बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन करंट है वही उस रेस्पेक्टिव फेज से पास हो रही है. इसका मतलब लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होंगी, सेम होंगी. मींस IL विल बी इक्वल टू IP. सो कीप इन माइंड दिस टू फॉर्मूला, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि जब भी आप किसकी बात करते हो, स्टार कनेक्शन की बात करते हो, तो हमेशा लाइन वोल्टेज क्या होगा, आपका फेज वोल्टेज से ग्रेटर होगा. कितने फैक्टर से, रूट 3 फैक्टर से. ठीक है, और जो हमारा लाइन करंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी. देखिएगा अब हम जब प्रॉब्लम करेंगे 3 फेज कनेक्शन की, तो उसमें वो पूछता है कि लाइन करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो मान लिया फेज का इंपीडेंस कितना मान लिया हमने, सपोज दिस इज ZP, दिस इज ZP, दिस इज ZP. तीनों फेज का इंपीडेंस क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सिस्टम कैसा मान के चल रहे हैं हम, बैलेंस. तो जब भी अगर आपको लाइन करंट कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, फेज करंट. सो फेज करंट IP जो कैलकुलेट होगी वो होगी Vp अपॉन ZP. मतलब इस फेज का वोल्टेज, इस फेज की करंट और इस फेज का इंपीडेंस. ऐसा नहीं करना कि कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं IL इज इक्वल टू VL अपॉन ZP. नो, इट इज रॉन्ग. ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि VL इज द लाइन वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज बिटवीन टू लाइंस, इट इज नॉट द वोल्टेज अक्रॉस पर्टिकुलर फेज. सो ये आपका रॉन्ग होता है. सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, फेज करंट निकालनी होती है. और जब आप फेज करंट निकाल लेते हैं उसके बाद अगर आपको लाइन करंट निकालनी है तो वो डिपेंड करेगा कि आप स्टार कनेक्शन यूज कर रहे हैं या फेज कनेक्शन. तो यहाँ पर कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हैं हम, स्टार. सो IL विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू IP. ठीक है, सो दिस इज स्टार कनेक्शन. नाउ second, we will take the second connection is delta connection. Second connection is delta connection. This is delta connection. So same is here. अगर हमारे पास मान ले 3 कॉइल्स हैं, सपोज ये 3 कॉइल्स हैं हमारे पास. दिस इज कॉइल A, सपोज दिस इज कॉइल B and this is coil C. Like that, we have 3 coils. This is starting end of coil denoted by A1. This is finishing end, that is A2. This is B1 and this is B2. This is C1 and this is C2. Okay. So अगर हमें डेल्टा कनेक्शन बनाना है तो in convenient form we make the delta connection like that. This is the delta connection. You can see here this and this is the supply. ठीक है, और जब हमारे पास डेल्टा कनेक्शन होता है देन देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट. ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है तो सिस्टम कैसा बनेगा हमारा, 3 फेज 3 वायर सिस्टम. दिस इज R फेज, दिस इज Y फेज एंड दिस इज B फेज. दिस इज द लाइन वोल्टेज, दिस इज VL. ओके, एंड दिस इज द लाइन करंट IL. दिस इज फेज करंट IP, दिस इज फेज करंट IP, दिस इज फेज करंट IP and this is BP. This is BP, phase voltage. Okay. So अगर हमें इन कॉइल्स को डेल्टा में कनेक्ट करना है तो क्या करते हैं, हमेशा डिसिमिलर एंड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. डिसिमिलर एंड का मतलब होता है कि हम कनेक्ट करेंगे किसको, A1 को कनेक्ट करेंगे हम किससे, B2 से. ठीक है, B1 को कनेक्ट हम किससे करेंगे, we will connect with C2. अब कौन सा बचता है आपका, C1 को किससे कनेक्ट करेंगे हम, A2 से. लाइक दैट. ओके, इस तरह से कनेक्ट करते हैं.
और जो हमारे पॉइंट मिलते हैं लाइक दैट दिस इज पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। सो ये कनेक्शन आपका कहलाता है डेल्टा कनेक्शन। तो देखिएगा इन केस ऑफ डेल्टा यू कैन सी हियर जो आपका लाइन वोल्टेज है, दिस इज द पॉइंट आर पॉइंट, दिस पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड हियर, इफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन इज नेग्लेक्टेड सो आर पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों क्या होंगे आपके सेम होंगे। सो इस केस में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपके क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, ठीक है। बट जो लाइन करंट है वो फेज करंट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन करंट होती है IL इज इक्वल टू दिस इज √3 टाइम्स ऑफ IP, ठीक है। यू हैव ड्राइव्ड दीज एक्सप्रेशन इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑब्टेन करते हैं लाइन करंट और फेज करंट के लिए। सो यहाँ पर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दीज रिलेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टार कनेक्शन एज वेल एज डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। सो IL इज इक्वल टू √3 IP और VL इज इक्वल टू BP। The same situation is here. If you have to calculate the line current, first you will have to calculate phase current. और phase current आपको पता है कैसे निकालते हैं, phase current IP is equal to BP upon ZP। पहले आप IP कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद IL कितना होता है, that is √3 times of IP, like that, ठीक है। So this point is important. If you have to calculate the line current, first of all you have to determine the phase current and as per your connection you have to relate line current and phase current, ठीक है। So ये थोड़ा सा बेसिक्स था थ्री फेज सिस्टम का, जो मुझे लगा कि ये डिस्कस कर लेना चाहिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर को डिस्कस करने से पहले। So अब हम स्टार्ट करते हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा दो तरह से हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, तो दो तरह का अरेंजमेंट हमारे पास होता है। दो पॉसिबिलिटी है, देखिएगा एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरह से हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं, दो लिंब लेते हैं, ठीक है, कोर की हेल्प से। उन लिंब पर हम क्या करते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, दूसरे पर सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, और ये दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली आपकी कपल्ड होती हैं, ठीक है। सो लाइक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम क्या करें, एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बनाएं, ठीक है। अब हम क्या करें, तीन लिंब लें, ठीक है। तीन लिंब पर हम तीन वाइंडिंग करें, तीन प्राइमरी तीन सेकेंडरी। एक लिंब पर दो वाइंडिंग करते हैं, दोनों वाइंडिंग क्या होती है, एक फेज की वाइंडिंग होती है, एक फेज की प्राइमरी वाइंडिंग, उसी फेज की सेकेंडरी वाइंडिंग। ऐसे ही दूसरे लिंब पर हम क्या करते हैं, दूसरे फेज की प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे फेज की सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम अरेंज करते हैं। तो एक तो होता है आपका कि आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूनिट मींस सिंगल फेज की तरह एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूनिट, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, दूसरा अरेंजमेंट ये होता है कि हम क्या कर लें, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लें, ठीक है, और उनकी प्राइमरी को आइदर स्टार में कनेक्ट कर लें, ऐसे ही सेकेंडरी को आइदर स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर लें, तब भी क्या बन जाता है, हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर बन जाता है। उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो ये क्या है, आपकी एक सिंगल यूनिट है। जिस तरह से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे ही थ्री फेज ट्रांसफार्मर को एक सिंगल यूनिट में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये तो सिंगल यूनिट है, और ये क्या है, आपके पास ऑलरेडी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। उन थ्री ट्रांसफार्मर को अगर हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो ये कहलाता है आपका बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अगर बैंक की हम बात करते हैं, तो देखिएगा हमारे पास अगर हम बैंक की बात करते हैं, तो मान लिया हमारे पास ये तीन ट्रांसफार्मर है, दिस इज ट्रांसफार्मर 1, दिस इज ट्रांसफार्मर 1, दिस इज ट्रांसफार्मर 2। तो इसे रब कर लेते हैं इसको। अगर हम बैंक की बात करते हैं, देखिएगा अगर हम
बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सपोज हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर ये है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर 1, this is primary, and suppose this is secondary. Similarly, the second transformer is like that, this, and this is the secondary of second transformer. Similarly, this is the third transformer like that, this is third transformer, ठीक है, ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। सो यहाँ पर ये प्राइमरी है, सपोज टर्मिनल इज A1 and this is A2, this is for phase A, this is B1 and this is B2 and this is C1 and this is C2। ये सफिक्स हमने लिए हैं A1 A2 कैपिटल लेटर्स लिए हैं हाई वोल्टेज साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए सिमिलरली these are this is A1 and A2, these are the small letters to represent low voltage side, this is B1 and this is B2, this is C1 and this is C2, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, आपके पास यहाँ पर 6 टर्मिनल्स प्राइमरी में और 6 टर्मिनल्स आपके सेकेंडरी में, ठीक है। 3 टर्मिनल्स पर आपको सप्लाई देनी है और 3 टर्मिनल्स पर आपको लोड कनेक्ट करना है। तो इन 3 टर्मिनल और इन 3 टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना है, और इन टर्मिनल्स को आप या तो स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। वो डिपेंड करेगा कि किस एप्लीकेशन के लिए आप ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहे हो, उसी के हिसाब से आप कनेक्शन देते हो कि स्टार में कनेक्ट करना है या प्राइमरी में कनेक्ट करना है। फॉर सिंप्लिसिटी हियर आई एम कंसीडरिंग दैट इट इज ए स्टार स्टार कनेक्शन, सो वी आर टेकिंग स्टार स्टार। स्टार स्टार का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी जो कनेक्ट है वो स्टार में कनेक्ट है और सेकेंडरी भी किस में कनेक्ट है, वो स्टार में। तो अभी मैंने आपको स्टार का बताया था कि स्टार कनेक्शन फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके सिमिलर एंड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिमिलर एंड्स आई एम टेकिंग दैट इज A2 B2 एंड C2। सो A2 B2 और C2 को क्या करेंगे, हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका स्टार कनेक्शन। और यहां से आप दोगे 3 फेज सप्लाई like that, this is 3 phase supply, ये हो जाएगी आपकी 3 phase supply। okay, similarly the similar ends, that is A2 is connected to B2 and is connected to C2, these 3 terminals, similar terminals are connected to each other to form the star connection, and this terminal is A1, this is B1 and this is C1, these are connected to load, these are connected to load। So in this way you can obtain the arrangement of 3 phase transformer by connecting 3 single phase transformer either in star or delta। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है आपका बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। नेक्स्ट था 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट, मींस ये सिंगल यूनिट है आपके पास, ठीक है, एक ही ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा 2 तरह की कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन हमारी होती है कोर टाइप, और दूसरी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है हमारी, सेल टाइप, दिस इज सेल टाइप। 2 तरह की हम कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें जो हम वाइंडिंग यूज करते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, जनरली देखिएगा कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि मान लिया ये आपके पास एक कोर है, ये आपके पास कोर है, अब इस कोर पर ही आपको दोनों वाइंडिंग करनी है, ठीक है ना। होता क्या था, सिंगल फेज के केस में तो आपके पास 2 लिंब होते थे, ठीक है, एक पे आप प्राइमरी करते थे, दूसरी पे सेकेंडरी करते थे। लेकिन इन केस ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यू हैव टू प्रोवाइड बोथ द LV एंड HV वाइंडिंग ऑन द सेम कोर, यहां पर करते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले ये आपके पास एक लिंब है, लिंब पर आपको दोनों वाइंडिंग करनी है, LV और HV। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कोर के पास आप क्या करते हैं, कोर के पास तो आप रखते हैं LV वाइंडिंग, दैट इज लो वोल्टेज वाइंडिंग।
कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग, एक के ऊपर दूसरी लेयर। तो यहाँ पर कोर के पास आप कौन सी वाइंडिंग रखते हैं हमेशा, LV। तो ये वाइंडिंग कहलाती है आपकी LV। क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, कोर के पास LV ही क्यों रखते हैं, कोर के पास HV क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कोर एसोसिएट होनी चाहिए लो वोल्टेज से, जिससे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स डेवलप होते हैं कोर पर, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वो कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर LV रखते हैं। उसके बाद दूसरी जो हम लेयर लगाते हैं वो किसकी रहते हैं, HV की लगाते हैं। सो सपोज दिस इज HV। उसके बाद फिर LV, दिस इज LV। ठीक है, इधर फिर आप LV के बाद HV, लाइक दैट, दिस इज HV एंड आफ्टर दैट दिस इज LV। ठीक है, तो इस तरह की जो वाइंडिंग हमारी होती है, देखिएगा दोनों वाइंडिंग सेम कोर पर आ रही है, पहले LV उसके बाद HV फिर LV। ठीक है, तो इस तरह की वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। अभी तक जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोर है मान लिया आपके पास, ये कोर है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, सपोज दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सपोज दिस इज वन वाइंडिंग। ओके, ये एक वाइंडिंग होगी आपकी, सपोज मैं कह रहा हूं ये LV वाइंडिंग है, और सपोज ये वाइंडिंग आपकी कौन सी है, दिस इज HV वाइंडिंग है, दिस इज HV वाइंडिंग। सो इस तरह की जो वाइंडिंग होती है इनको हम बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग। ठीक है, तो जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वाइंडिंग्स का, वो कौन सी वाइंडिंग दिखाते हैं, हम सैंडविच वाइंडिंग दिखाते हैं। जबकि हमारी 3 फेज में जो यूज होती हैं वो कौन सी यूज होती हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग। तो इस तरह की वाइंडिंग क्या कहलाती है, सैंडविच्ड, सैंडविच्ड। तो आपने देखा कि यहां पर हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी 3 फेज ट्रांसफार्मर की, दो तरह की कंस्ट्रक्शन होगी, दैट इज कोर टाइप बनाएंगे या सेल टाइप बनाएंगे। दोनों पर वाइंडिंग हम यूज करेंगे कंसेंट्रिक वाइंडिंग, चाहे वो कोर टाइप हो चाहे हमारा सेल टाइप हो। सैंडविच वाइंडिंग यूज नहीं करेंगे, सैंडविच वाइंडिंग को हम रिप्रेजेंट करने के लिए शो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर का। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मींस कुछ हमारे 3 फेज जो ट्रांसफार्मर है और जो हमारा बैंक है, उनके कुछ अपने अपने एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम उनकी कंपैरिजन जो पॉइंट हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि उनके कंपैरिजन में किसका एडवांटेज ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो वी विल स्टडी द कंपैरिजन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, so now we will compare the 3 phase transformer and bank of single phase transformer. See here, so this is the comparison chart of these two arrangement. So सबसे पहले हमने लिया है 3 phase transformer unit, means a single unit of 3 phase transformer, and this is the bank of single phase transformer. सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका 3 phase transformer है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो स्लाइटली लेस देन होती है किससे, बैंक से। क्योंकि आप देख सकते हो बैंक में क्या कर रहे हो, आप 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले रहे हो, और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अगर आप ले रहे हो तो जो एसेसरीज होती हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, जैसे आपका टैंक हुआ, जैसे आपकी बुशिंग हुई, ठीक है, इन सब का तो यूज आप कर रहे हो 3 टाइम्स। यहाँ पर कितना यूज कर रहे हो आप, 3 टाइम्स यूज कर रहे हो। यहाँ पर वही जो एसेसरीज है वो सिंगल टाइम यूज हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक की कॉस्ट ज्यादा आती है और आपकी 3 फेज ट्रांसफार्मर की यूनिट की जो कॉस्ट है वो कम आती है। ठीक है, दूसरा है इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो उसके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, जबकि आप 3 यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए स्पेस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट। देखिएगा 3 फेज यूनिट है तो लार्ज यूनिट है, ठीक है, और अगर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले रहे हैं हम तो क्या है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है, उनका साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली लो होगा, ठीक है, स्मॉल होगा। तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन आपका इजी रहेगा किसमें, बैंक में, जबकि ट्रांसपोर्टेशन आपका डिफिकल्ट रहेगा किसमें, 3 फेज ट्रांसफार्मर यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सपोज अगर आपका किसी पार्ट में
कोई फॉल्ट हो जाता है, तो सिंगल यूनिट है आपके पास ट्रांसफॉर्मर की, उसी की वाइंडिंग में सपोज अगर कहीं फॉल्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर आपको उतारना पड़ेगा, ठीक है, डाउनवर्ड फॉर मेंटेनेंस पर्पज, ठीक है। तो सप्लाई की कंटिन्यूटी वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास किसी एक ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट हो जाता है, तो दो ट्रांसफॉर्मर रहते हैं, तो दो ट्रांसफॉर्मर को हम एक आगे हम कनेक्शन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो दो ट्रांसफॉर्मर को ओपन डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट करने के बाद हम पावर की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं। सो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर बैंड। एंड लास्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। यहाँ पर मेंटेनेंस इज इजी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी यूनिट्स होती हैं तो उनकी मेंटेनेंस आपकी इजी होती है, जबकि ये बड़ी यूनिट होती है तो इसकी मेंटेनेंस आपकी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट की और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप that you have enjoyed this lecture very much because we have studied very basic concept in this lecture. In the next lecture we will start the construction of three phase transformer. That is very important lecture in which we will discuss the core type and cell type transformer. So आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।